सुबह का वक्त था। दिल्ली के एक शांत कॉलोनी में लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे। कोई दूध ले रहा था, कोई मॉर्निंग वॉक पर जा रहा था। सब कुछ एकदम सामान्य लग रहा था। तभी एक जोरदार चीख ने माहौल को चीर दिया। कॉलोनी की तीसरी गली से आवाज आई थी। लोग दौड़ते हुए पहुंचे। सामने सड़क पर एक लड़की की लाश पड़ी थी। उम्र कोई 25-26 साल रही होगी। चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे उसे पता था कि ये होने वाला है। पास ही एक डायरी का पन्ना पड़ा था, आधा लिखा हुआ। नेहा अपने घर से बाहर निकली थी। उसके मन में हल्का सा डर था। कोई उसे पीछे से देख रहा था। उसके कदम रुक गए थे। बस यही तक लिखा था। आखिरी लाइन अधूरी थी। पुलिस को बुलाया गया। केस सीधा सा नहीं था। ना कोई निशान, ना कोई सबूत, सिर्फ एक अधूरा डायरी का पन्ना। तभी इस केस की कमान मिली डिटेक्टिव रहमान खान को। रहमान खान, सुलझे हुए दिमाग का इंसान, जो क्राइम सीन को ऐसे पढ़ता था जैसे कोई किताब। उनके बाल थोड़े सफेद हो चले थे, पर आंखों में अब भी वही पैनी चमक थी। रहमान साहब ने लाश को गौर से देखा। कोई संघर्ष नहीं हुआ था। लड़की ने भागने की कोशिश नहीं की थी। मतलब उसे पहले से पता था। उन्होंने धीरे से कहा। डायरी का पन्ना उठाया गया। लाइनें बहुत साफ साफ लिखी थी, जैसे किसी ने टाइम लेकर लिखा हो। ये कोई आम कातिल नहीं है, रहमान ने कहा। ये खेल खेल रहा है। अगले दिन जैसे ही रहमान अपने ऑफिस पहुंचे, टेबल पर एक लिफाफा रखा था, बिना नाम का। खोला तो उसमें एक और आधा लिखा डायरी पन्ना था। रात को एक लड़का अपने कमरे में बैठा कुछ सोच रहा था। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी, लेकिन तभी उसके गले में किसी ने, बस यही तक। फिर अधूरा। रहमान का माथा ठनका। ये तो अगली हत्या का संकेत है, और ये आदमी चाहता है कि मैं इसे पूरा करूं। क्यों? क्या खेल चल रहा है? शाम होते होते पुलिस स्टेशन में खबर आई। उसी कॉलोनी में एक और लड़का मरा पाया गया। गले पर गहरे निशान थे, जैसे रस्सी से दबाया गया हो। और पास ही एक पन्ना पड़ा था। वही डायरी की लिखावट और वही अधूरी कहानी। रहमान अब डरने लगे थे। ये कातिल डायरी के जरिए कहानी लिखता है, और जिसे मारना होता है उसकी मौत की कहानी पहले से लिखी होती है, पर अधूरी। और अब अगला पन्ना उनके घर पर पहुंचा था। डिटेक्टिव रहमान खान, आज रात, जब वो अपनी पुरानी फाइलें पढ़ रहे होंगे। बस खान ने पन्ना पढ़ते ही दरवाजा बंद किया, खिड़कियां चेक की, हथियार निकाला। कातिल अब उन्हें खेल में घसीट चुका था। रहमान खान ने जैसे ही वो अधूरा पन्ना पढ़ा, उनके रोंगटे खड़े हो गए। पन्ने पर साफ लिखा था, डिटेक्टिव रहमान खान, आज रात, जब वो अपनी पुरानी फाइलें पढ़ रहे होंगे। और उसके बाद स्याही अचानक से फीकी हो गई थी। कोई लाइन पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने पन्ना हाथ में लिया, पलट कर देखा, पर पीछे कुछ नहीं लिखा था। हाथ कांप रहे थे, पर चेहरा शांत था। उन्होंने घड़ी देखी। रात के 8 बज रहे थे। बाहर अजीब सी खामोशी थी, जैसे हवा भी रुकी हुई हो। खान ने अपने फ्लैट के दरवाजे को अंदर से लॉक किया। एक एक खिड़की चेक की, पर्दे खींच दिए। फिर अपनी अलमारी से पुरानी सर्विस रिवॉल्वर निकाली, साफ की, लोड किया और टेबल पर रख दी। टीवी बंद था। मोबाइल साइलेंट पर डाल दिया था। पूरा कमरा एकदम शांत था। उन्होंने अपनी फाइलें खोली, पुरानी केस फाइलें। शायद कोई सुराग पहले से किसी केस में छिपा हो। तभी लाइट चली गई। पूरा कमरा एकदम अंधेरे में डूब गया।
रहमान एक सेकंड के लिए हिले भी नहीं। उन्होंने जेब से छोटा टॉर्च निकाला और धीमे से चालू किया। कमरे की दीवारें अजीब सी परछाइयों में बदल गई थी। अचानक खिड़की के पास कुछ हलचल हुई, जैसे कोई बाहर से देख रहा हो। खान ने रिवॉल्वर उठाई और धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़े, पर जैसे ही उन्होंने पर्दा हटाया, बाहर कोई नहीं था। फिर फोन बजा। फोन की स्क्रीन पर कुछ नहीं लिखा था, कोई नंबर नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ अननोन। उन्होंने रिसीव किया, कुछ भी नहीं सुना, बिल्कुल खामोशी। लेकिन उस खामोशी में एक बहुत धीमी आवाज थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। पन्ना अधूरा है, तुम्हें पूरा करना होगा, नहीं तो अगली कहानी में तुम होगे। फोन कट गया। खान ने तुरंत पुलिस को कॉल किया, पर लैंडलाइन भी काम नहीं कर रही थी। अब वो अकेले थे और उन्हें पता था कातिल कहीं न कहीं बहुत पास है। तभी बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई, धीमी, एकदम नियंत्रित दस्तक। टुक टुक टुक। रहमान ने रिवॉल्वर संभाली और दरवाजे के पास पहुंचे। पीप होल से देखा, बाहर कोई नहीं था, पर जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, कमरे की दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, लाल रंग में। जब तुम कहानी पढ़ रहे थे, मैं कमरे में था। रहमान का दिमाग घूम गया। किसी ने बिना दरवाजा तोड़े, बिना आवाज किए कमरे में आकर ये लाइन लिख दी थी। कातिल बस खेल खेल रहा था, पर रहमान अब समझ गए थे, ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये एक दिमागी खेल था। कातिल हर कदम पर उन्हें कुछ लिखने पर मजबूर कर रहा था। अगले दिन रहमान ने एक प्लान बनाया। उन्होंने शहर के सबसे पुराने किताबों की दुकान पर जाकर ऐसी डायरीज तलाशनी शुरू की जिनमें एक जैसे पन्ने हों, शायद कोई पैटर्न हो। काफी देर की खोजबीन के बाद एक बूढ़े दुकानदार ने उन्हें एक पुरानी डायरी दिखाई। उसके पन्ने काले थे, किनारे थोड़े जले हुए से। उसने कहा, यह डायरी एक अजनबी ने 7 साल पहले यहां छोड़ी थी। बोला था कि जिसे ये मिले वो खुद इसका हिस्सा बन जाएगा। रहमान ने डायरी खोली। पहले कुछ पन्ने खाली थे। फिर एक लाइन थी, जिसने ये डायरी छुई उसकी कहानी अब इसमें लिखी जाएगी। उसके नीचे रहमान खान। खान का हाथ कांप गया। डायरी ने उनका नाम पहले से कैसे लिखा था? क्या ये कोई ट्रिक थी? या फिर? उनका चेहरा पीला पड़ गया। उसी वक्त उन्हें कॉल आया, आपके ऑफिस में एक नई लाश मिली है, सर। और उसके पास फिर से वही अधूरा पन्ना। रहमान को अब यकीन हो चला था, ये खेल अब उनके काबू में नहीं था। अब अगली मौत कब, कहाँ और किसकी होगी, ये वही डायरी तय करेगी। और हो सकता है अगला नाम फिर वही हो, रहमान खान। रहमान खान पूरे रास्ते चुपचाप गाड़ी चला रहे थे। उनके चेहरे पर गुस्सा भी था, डर भी और उलझन भी। तीसरी लाश मिल चुकी थी और हर बार वही कहानी, वही अधूरा पन्ना, वही खूबसूरती से लिखी गई लाइनें। और आखिरी हिस्सा गायब। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हर बार मरने वाले का नाम डायरी में पहले से लिखा हुआ होता था। जब वो ऑफिस पहुंचे, वहां माहौल सन्न था। पुलिस टीम पहले से मौजूद थी। एक जवान लड़का, कोई 20 से 22 साल का, उसकी लाश कुर्सी पर बैठी हुई थी। जैसे उसे जबरदस्ती मारा ही नहीं गया, बल्कि कहानी के हिसाब से उसकी सीटिंग की गई थी। पन्ना फिर पास ही पड़ा था। लिखा था, रवि को आज कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे कमरे में कोई और भी है। वो मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। और फिर बस खत्म। रहमान ने पन्ना पढ़ते ही कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने गहरी सांस ली।
फिर आंखें बंद कर ली। दिमाग तेजी से चल रहा था। ये जो भी है, उसे सिर्फ मारने में मजा नहीं आ रहा, उसे कहानी बनाने में मजा आ रहा है, जैसे हर हत्या उसके लिए एक चैप्टर हो। रहमान ने तुरंत तीनों पन्नों को सामने रखा। पहला नेहा, दूसरा मोहित, तीसरा रवि। तीनों की कहानियां एक जैसे ढंग से शुरू होती थी। पहले डर का एहसास, फिर आसपास कुछ असामान्य, और फिर अधूरी मौत की कहानी। उन्होंने अपने सहायक को बुलाया, अर्जुन। रहमान बोले, देख अर्जुन, ये कोई सीरियल किलर नहीं, ये कोई कहानीकार है। या यूं कहें कि वो चाहता है कि हम उसे एक लेखक की तरह समझें। अर्जुन बोला, सर, ऐसा तो पहली बार देखा कि कोई कातिल अपने शिकार की मौत पहले लिखता है और फिर उसे अंजाम देता है। रहमान बोले, और अब वो चाहता है कि मैं उसे आगे लिखूं, शायद ताकि मैं भी उसकी कहानी का हिस्सा बन जाऊं। अर्जुन ने अचानक कुछ याद किया। सर, हमें एक सीसीटीवी फुटेज मिला है तीसरे केस वाली बिल्डिंग से। उन्होंने वीडियो चलाया। उसमें एक लंबा सा आदमी दिखा, सिर पर टोपी, हाथ में फाइल और चेहरे पर मास्क। लेकिन सबसे अजीब बात थी, उसने कैमरे की तरफ देखा, जैसे उसे पता था कि रिकॉर्डिंग हो रही है। फिर उसने हाथ से लिखा हुआ एक पन्ना कैमरे के सामने दिखाया। उस पन्ने पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, तुम अगला। रहमान सन्न रह गए। ये आदमी उन्हें खुली चुनौती दे रहा था। उसी रात जब रहमान घर पहुंचे, उन्होंने सब लाइटें बंद रखी, बस एक टेबल लैंप जलाया। उस डायरी को खोला जो उन्हें पुरानी किताबों की दुकान से मिली थी। एक नया पन्ना खुला, उसमें साफ साफ लिखा था, अगर तुम कहानी को पूरा नहीं करोगे तो कहानी तुम्हें खत्म कर देगी। उसके नीचे अगला हिस्सा खाली था, लेकिन नाम लिखा था, अर्जुन। रहमान का दिल धड़कने लगा। उन्होंने अर्जुन को फोन मिलाया। फोन बजता रहा, कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बार ट्राई किया, फिर तीसरी बार, आखिर चौथी बार फोन उठा, लेकिन अर्जुन की आवाज नहीं थी। एक अनजान आदमी की धीमी, थकी हुई सी आवाज आई, बहुत देर कर दी तुमने। अब अर्जुन भी कहानी का हिस्सा बन चुका है। फोन कट गया। रहमान वही जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे और गुस्सा भी। अर्जुन उनके लिए सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं था, एक दोस्त था, एक छोटा भाई जैसा। अब मामला पर्सनल हो गया था। रहमान ने डायरी उठाई, पेन निकाला और लिखा। अर्जुन उस रात अकेला नहीं था। रहमान उसे ढूंढने के लिए निकला था, लेकिन इससे पहले कि वो उसे बचा पाता। और फिर पेन वहीं रुक गया। वो समझ चुके थे, जैसे जैसे वो कहानी लिखते हैं, वैसे वैसे अगला हिस्सा सच में हो जाता है। तो क्या ये डायरी कोई साधारण चीज नहीं है? क्या इसमें जो भी लिखा जाता है वो सच हो जाता है? रहमान ने पेन नीचे रखा। अब ये सिर्फ एक केस नहीं रहा, ये एक श्राप था। और अगर अगला नाम डायरी में फिर से लिखा गया, तो शायद अगली मौत खुद रहमान की हो। रहमान खान अब किसी और दुनिया में उतर चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब असल में हो रहा है या किसी बुरे सपने की तरह उनके दिमाग से खेल खेला जा रहा है। मगर अर्जुन की मौत ने इस खेल को बहुत पर्सनल बना दिया था। अब वो सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं थे, अब वो उस कहानी के किरदार बन चुके थे जिसमें अगला नाम किसी भी वक्त उन्हीं का हो सकता था। उस रात रहमान ने अपने कमरे को बंद कर लिया, फोन स्विच ऑफ कर दिया, किसी से बात नहीं की, बस डायरी को सामने रखकर घूरते रहे। रात के ठीक 2:13 में कुछ गिरने की आवाज हुई। रहमान चौंक गए। उन्होंने टेबल लैंप जलाया। वो डायरी अब बंद थी,
जबकि उन्होंने उसे खुला छोड़ा था और उसके ऊपर एक सफेद पन्ना रखा था। कांपते हाथों से उन्होंने वो पन्ना उठाया। उसमें लिखा था, जब कहानीकार अपनी ही कहानी में उलझ जाए तो या तो वो आखिरी पन्ना लिख देता है या हमेशा के लिए गायब हो जाता है। उसके नीचे लिखा था, रहमान कमरे में अकेला था, पर उसे लगा जैसे कोई छाया उसकी तरफ बढ़ रही है, और जब उसने पलटकर देखा, आगे फिर अधूरा। रहमान ने बिना कोई वक्त गवाए पेन उठाया और नीचे लिखा। वो कोई इंसान नहीं था, वो एक परछाई थी जो किताब से निकलकर उसकी तरफ बढ़ी थी, पर रहमान ने हिम्मत नहीं हारी। उसने उसकी आंखों में देखा। जैसे ही उन्होंने ये लाइन पूरी की, एक जोरदार झटका महसूस हुआ, जैसे किसी ने बिजली का करंट दे दिया हो। पूरा कमरा कांप गया। डायरी अपने आप बंद हो गई। अगले दिन सुबह जब रहमान उठे तो वो जमीन पर पड़े थे। सिर में तेज दर्द था। टेबल पर कुछ नहीं था। डायरी भी गायब थी, पर वहां एक छोटा सा कागज रखा था। अब तुम समझे? तुम कहानी को नहीं लिख रहे, कहानी तुम्हें लिख रही है। वो भागकर ऑफिस पहुंचे। जैसे ही कंप्यूटर ऑन किया, सबसे ऊपर एक फोल्डर दिखा। नाम था हाफ कट डायरीज चैप्टर 4। रहमान के दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने फोल्डर खोला। अंदर एक डॉक्यूमेंट फाइल थी। वो फाइल खोली और जो लिखा था पढ़कर उनकी आंखें चौड़ी हो गई। रहमान अगली मौत को रोक सकता है, लेकिन उसके पास सिर्फ 48 घंटे हैं। अगला नाम है पूजा शर्मा। उम्र 29 साल। पेशा मनोचिकित्सक। पता डिफेंस कॉलोनी, दिल्ली। फाइल में पूजा की तस्वीर भी थी। रहमान तुरंत अपनी टीम के साथ डिफेंस कॉलोनी पहुंचे। पूजा घर पर अकेली थी। जब दरवाजा खोला तो उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। आप लोग कौन? पूजा ने कांपती आवाज में पूछा। मैम, मैं इंस्पेक्टर रहमान खान हूं। आप खतरे में हैं। हमें लगता है कि कोई आपको मारने की कोशिश कर सकता है। पूजा बोली। आपको कैसे पता? रहमान ने वो डॉक्यूमेंट दिखाया। पूजा जैसे सन्न रह गई। ये तो मेरी फोटो है, और ये सब आपने कैसे? रहमान ने सब बताया। डायरी, अर्जुन, आधे पन्ने, सब कुछ। पूजा ने सर पकड़ लिया। मुझे कुछ दिनों से अजीब सपने आ रहे हैं, जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैं कुछ लिखती हूं, फिर वो अपने आप बदल जाता है। कई बार लगता है जैसे मेरे दिमाग में कोई और भी है जो मेरे साथ सोच रहा है। रहमान समझ गया कि पूजा को कुछ पता है, या शायद वो भी कहानी का हिस्सा बन चुकी है। उन्होंने घर की तलाशी ली। पूजा की स्टडी रूम में एक पुरानी किताब मिली, द लॉस्ट नैरेटर। उसी में पीछे एक पन्ना चिपका था। उस पर लिखा था, जो भी इस किताब को पढ़ेगा, कहानी उसी के जरिए जिंदा रहेगी। उसे रोकने का एक ही तरीका है, आखिरी नाम लिख दो और कलम तोड़ दो। रहमान ने पूछा, मैम, आपने ये किताब कहां से ली? पूजा बोली, क्लार्क मार्केट की एक पुरानी बुक शॉप से। एक बूढ़े आदमी ने कहा था कि ये मेरे लिए है। रहमान को झटका लगा। वो बूढ़ा आदमी वही था जिससे रहमान ने पहली बार डायरी खरीदी थी। क्या ये सब पहले से तय था? क्या वो खुद भी शिकार नहीं, एक मोहरा थे? उसी वक्त पूजा की खिड़की से एक कागज अंदर उड़कर आया। उसमें सिर्फ एक लाइन थी, अब अगला नाम दोनों का है। रहमान और पूजा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनकी सांसें तेज हो गई। कहानी अब और खतरनाक हो चुकी थी, और समय तेजी से खत्म हो रहा था। दिल की धड़कनें तेज थी, जैसे किसी ने पूरे कमरे में सन्नाटा घोल दिया हो।
रहमान और पूजा दोनों उस उड़ते हुए पन्ने को देख रहे थे जिस पर लिखा था, अब अगला नाम दोनों का है। रहमान ने तुरंत खिड़की बंद की और पूरे घर की लाइट्स बुझा दी। फिर उसने पूजा की तरफ देखा और कहा, अब जो भी करना है हमें मिलकर करना होगा। ये खेल अब हम दोनों के बीच नहीं रहा, ये किसी और की कहानी है। लेकिन अंजाम हमारे हाथ में हो सकता है अगर हम वक्त से पहले समझ पाए कि ये सब हो क्या रहा है। पूजा ने धीमे से सिर हिलाया। मुझे लगता है ये कहानी मुझे पहले से जानती थी। मेरी नींद में जो सपने आते थे उनमें वही पन्ने थे जो आप ला रहे थे। मतलब शायद मैं पहले से इस कहानी में थी और मुझे पता भी नहीं चला। रहमान बोला, तुम्हें याद है उस किताब का नाम क्या था? द लॉस्ट नैरेटर, यानी वो कहानीकार जो खो गया। हो सकता है ये सब उसी के लिखे हुए शब्द हों और हम सब सिर्फ किरदार हों। तभी पूजा के मोबाइल में एक मैसेज आया, 47 घंटे बाकी है। कोई नंबर नहीं था, न कोई नाम। रहमान ने मोबाइल अपने हाथ में लिया। जैसे ही स्क्रीन छुई, एक फोटो खुल गई। फोटो में पूजा एक पुल पर खड़ी थी, नीचे अंधेरा और पीछे एक परछाई। पूजा घबरा गई। ये तो मैंने कभी नहीं खिंचवाई। रहमान ने ध्यान से देखा। फोटो के नीचे एक टाइम स्टैम्प था, कल रात भागकर 2 मिनट बजे, मतलब अगली रात। ये कोई बता रहा है कि तुम्हारी मौत कब होगी, रहमान बोला। पूजा की सांसें रुक सी गई। तो अब क्या करें? रहमान ने कहा, हमें उस बूढ़े आदमी को ढूंढना होगा जिसने तुम्हें किताब दी और मुझे डायरी। वो उसी शाम क्लार्क मार्केट पहुंचे। सब दुकानें बंद हो चुकी थी, लेकिन एक पुरानी धूल भरी बुकशॉप अभी भी आधी खुली थी। दुकान का नाम था भरोसे वाली किताबें। वो दोनों अंदर घुसे। अंदर सिर्फ किताबें थी, ऊंचे ऊंचे शेल्फ, धूल की परतें और बीच में एक पुराना लकड़ी का काउंटर। पीछे से आवाज आई, तुम लोग आखिर आ ही गए। वो वही बूढ़ा आदमी था, आंखें सफेद, चेहरा झुर्रियों से भरा और एक मंद मुस्कान। रहमान चिल्लाया, तुम कौन हो? क्यों कर रहे हो ये सब? डायरी, किताब, वो पन्ने, सब क्या है ये? बूढ़ा आदमी बोला, मैं कोई अपराधी नहीं हूं, मैं बस कहानी का लेखक हूं। लेकिन अब मेरी कलम टूट गई है। अब कहानी खुद को लिख रही है, और जब कहानी खुद को लिखने लगती है तब किरदारों की जान जाती है। पूजा कांपती आवाज में बोली, इसका मतलब हम सब इस कहानी का हिस्सा है। बूढ़ा हंस पड़ा, तुम लोग ये समझते क्यों नहीं कि ये कोई साधारण डायरी नहीं है? ये एक नैरेटिव लूप है, एक ऐसा चक्र जिसमें एक कहानी बार बार लिखी जाती है, लेकिन हर बार किरदार बदलते हैं। अगली बार शायद कोई और रहमान होगा, कोई और पूजा। रहमान बोला, इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? बूढ़ा बोला, बस एक ही तरीका है। डायरी के आखिरी पन्ने को पूरा लिख दो, जो अधूरा है उसे खत्म कर दो, लेकिन ध्यान रहे सही अंत चुनना होगा। अगर गलत अंत लिखा तो तुम भी बाकी किरदारों की तरह खो जाओगे, हमेशा के लिए। रहमान ने पूछा, डायरी कहाँ है अब? बूढ़ा आदमी बोला, तुम्हारे अंदर। रहमान चौंका, क्या? तुम्हें लग रहा है डायरी गायब हो गई थी, लेकिन वो तुम्हारे ही जहन में है। पिछले 2 हफ्तों में जो कुछ तुमने देखा, सुना, सोचा, वो सब उस डायरी का हिस्सा बन चुका है। रहमान के सामने जैसे पूरी जिंदगी घूम गई। अर्जुन की मौत, पूजा की तस्वीर, उड़ते हुए पन्ने, वो सब जैसे उसकी यादों में नहीं, बल्कि किसी स्क्रिप्ट में लिखे शब्द थे। तभी बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और पूजा के हाथ में एक पेन थमा दिया। अब तुम दोनों को मिलकर वो अंत लिखना है जिससे कहानी रुक सके।
पूजा कांपते हुए पेन पकड़ती है। रहमान बगल में बैठता है। फिर सामने एक पुराना रजिस्टर रखा जाता है। उसके पन्ने खाली हैं। लेकिन जैसे ही पेन कागज से छूता है, शब्द अपने आप बनने लगते हैं। रहमान और पूजा को अब दो रास्तों में से एक चुनना है। या तो वो किसी एक की बलि देकर कहानी को बंद करें, या दोनों खुद को मिटा दें ताकि आगे किसी का नाम ना लिखा जाए। रहमान और पूजा एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। पूजा फुसफुसाकर कहती है, क्या हम वाकई अपने अंत को खुद लिख सकते हैं? रहमान कहता है, हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये कहानी अब किसी से भी रहम नहीं करेगी। और तभी बिजली चली जाती है। बुकशॉप की सारी लाइट्स गुल। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंजती है, जो भी पन्ना अधूरा छोड़ा जाएगा वो किसी की जिंदगी ले जाएगा। रहमान और पूजा अंधेरे में खामोश खड़े थे। चारों तरफ घना सन्नाटा, सिर्फ उनकी सांसों की आवाज और कभी कभी लकड़ी के फर्श की चरमराहट सुनाई दे रही थी। रहमान ने पूजा का हाथ कसकर पकड़ा और फुसफुसाकर कहा, कुछ भी हो जाए, हमें साथ रहना है। जो भी अंत हो, हम मिलकर लिखेंगे। अचानक कमरे में हल्की सी नीली रोशनी फूटी। एक लाल डोरी जैसी रेखा जमीन पर बनती गई, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे खींचा हो। वो रेखा दुकान के पिछले हिस्से में बने एक छोटे से दरवाजे तक गई और वहां जाकर रुक गई। पूजा धीरे से बोली, शायद ये इशारा है कि हमें अंदर जाना है। रहमान ने सिर हिलाया और दोनों उस रहस्यमयी दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजा अपने आप खुल गया, धीमे, डरावने कड़ाके के साथ। अंदर सिर्फ एक मेज थी, उस पर जलता हुआ एक पुराना लैंप और बीच में रखी हुई वही अधूरी डायरी। हवाओं में कुछ अलग था। एक अजीब सी कंपकंपी पूरे शरीर में दौड़ रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें देख रही हो। रहमान धीरे से आगे बढ़ा और डायरी खोली। पन्नों में उन्हीं मौतों का जिक्र था, अर्जुन, नेहा और वो 3 और नाम जिनकी खबरें कभी अखबार तक में नहीं आई। हर पन्ने के आखिरी 2-3 लाइनें गायब थी। फिर आखिरी पन्ना आया, उसमें लिखा था, अब कहानी का अंत आ चुका है। 2 लोग बचे हैं, एक जिसने सवाल पूछे, एक जिसने जवाब समझे। लेकिन कहानी पूरी तभी होगी जब कोई। आगे शब्द गायब थे। पूजा ने कांपते हुए पेन उठाया। रहमान ने कहा, रुको, एक बार सोच ले। जो भी लिखेंगे वो सच हो जाएगा। अगर हमने गलत लिखा तो शायद हम दोबारा जाग ही न पाए। पूजा बोली, और अगर कुछ न लिखा तो किसी और की मौत तय है। रहमान ने उसकी आंखों में देखा। चलो लिखते हैं, लेकिन एक शर्त पर, सच्चाई लिखनी होगी, जो इस कहानी का असली चेहरा है। पूजा ने पेन कागज पर रखा और उन्होंने मिलकर लिखा। ये कहानी कभी किसी एक आदमी ने शुरू नहीं की थी। ये एक विचार था, अधूरेपन का, इंतजार का, एक अंतहीन लूप का। जिसने भी इसे छुआ वो इसका हिस्सा बन गया। अब हम इसे तोड़ रहे हैं, हम इसे खत्म कर रहे हैं। इस कहानी को यही बंद किया जाए, ताकि आगे कोई और किरदार इसमें न फंसे। जैसे ही आखिरी शब्द लिखा गया, समाप्त, पूरे कमरे में एक जोरदार झटका महसूस हुआ। लैंप की लौ भड़क गई, किताब जलने लगी, धीरे धीरे सफेद धुएं में बदलती हुई। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। रहमान और पूजा बेहोश हो गए। जब रहमान की आंख खुली तो वो एक हॉस्पिटल के बेड पर था। बगल में पूजा बैठी थी, थकी हुई लेकिन जिंदा। उसने पूछा, हम बच गए? पूजा ने सिर हिलाया, हां, शायद हम कहानी से बाहर आ गए हैं। तभी डॉक्टर अंदर आया और रहमान से कहा, आप दोनों को दुकान में बेहोश पाया गया था। वहां सिर्फ एक पुरानी जल चुकी किताब मिली। लेकिन अजीब बात यह है
कि वो किताब किसी लाइब्रेरी में रजिस्टर्ड नहीं थी। नहीं दुकान का कोई रिकॉर्ड मिला। रहमान मुस्कराया, क्योंकि वो दुकान अब बंद हो चुकी है, हमेशा के लिए। डॉक्टर ने हैरानी से देखा, कौन सी दुकान? रहमान कुछ नहीं बोला। कुछ हफ्तों बाद पूजा अपने पुराने कमरे में बैठी थी। सब कुछ पहले जैसा हो चुका था। तभी उसकी खिड़की से एक पन्ना अंदर उड़ता है। पूजा कांपते हुए उठती है और पन्ना उठाती है। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी। अगर अंत सच में लिखा गया होता तो कहानी वापस क्यों आई? उसके नीचे एक खाली जगह थी और एक पेन रखा हुआ। कहानी शायद खत्म नहीं हुई थी। शायद रहमान और पूजा अब लेखक नहीं, फिर से किरदार बन चुके थे और कहानी अब खत्म होती है। इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसा लगा, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। इस कहानी को लिखा था अमजद ने, और अगर आपको उनकी और कहानियां सुननी है तो चैनल पर जाएं। वहां और भी डर और सस्पेंस से भरपूर कहानियां हैं। यकीन मानिए, आपको वो भी उतनी ही पसंद आएंगी।